ध्यान दिया जाए, एटॉमिक मॉडल की दुनिया में सबसे डेवलप एटॉमिक मॉडल माना जाता है नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। यानी यही वो एटॉमिक मॉडल है जिसमें पहली बार बताया गया इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर पथ पर घूमता है, मूव करता है, जिसे ऑर्बिट कहते हैं। तो नील्स बोर वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार ऑर्बिट का नॉलेज दिया। इससे पहले आप पढ़े थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो नील्स बोर एटॉमिक मॉडल जो दिया गया है नील्स बोर के द्वारा 1913 में। एक चीज और बता दें कि नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी को फॉलो करते हुए दिया है, क्योंकि रदरफोर्ड जब अपना एटॉमिक मॉडल दिए थे, एक दो स्टेटमेंट उनके एटॉमिक मॉडल में बहुत ज्यादा मतलब गलत था कि इलेक्ट्रॉन जब अपने न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो लगातार एनर्जी का लॉस करता है। ये स्टेटमेंट रदरफोर्ड का जो था वो गलत था, जिसको मतलब सही करते हुए नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। यानी नील्स बोर पुट फॉरवर्ड ए मॉडल ऑफ एटॉम ऑन द बेसिस ऑफ मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी व्हिच इज कॉल्ड बोर्स एटॉमिक मॉडल। और बोर्स एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? फर्स्ट एटॉमिक मॉडल का स्टेटमेंट कहता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित सर्कुलर पथ पर मोशन में होता है न्यूक्लियस के चारों, जिसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। तो ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ ऑर्बिट कहलाता है। साथ ही साथ ये एनर्जी लेवल भी कहलाता है। इसमें एक चीज और समझना है, और वो क्या है कि प्रत्येक जो ऑर्बिट होते हैं उसकी ऊर्जा फिक्स होती है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ रहना चाहता है या यहाँ रहना चाहता है या यहाँ रहना चाहता है, तो एक एनर्जी का सर्टेन वैल्यू, एनर्जी का निश्चित वैल्यू रख कर ही रहना होगा। जैसे कि मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि इसकी एनर्जी 10 किलो जूल है, इसका 20 किलो जूल, इसका 50 किलो जूल, इसका 100 किलो जूल, इसका 150 किलो जूल। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इसको अपना एनर्जी 10 किलो जूल रखना होगा। उससे कम रहने पर ये यहाँ ऑर्बिट में बने नहीं रह सकता है। अगर यहाँ है तो इसकी एनर्जी निश्चित तौर पर 20 किलो जूल के अप्रॉक्स है। 20 किलो जूल से कम या अधिक होने पर वो यहाँ नहीं रहेगा। यानी कि द एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज फिक्स्ड। प्रत्येक ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होता है। तो यहाँ एनर्जी इसी आधार पर इसको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। ये एनर्जी का इतना लेवल होगा तो इस ऑर्बिट में रहेगा। स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इंटीजर 1 2 3 4 5 और अल्फाबेट्स K L M N O। यानी इस ऑर्बिट, इन सभी ऑर्बिट को हम अल्फाबेट्स K L M N O द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसको इंटीजर 1 2 3 4 द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या कहता है, जरा ध्यान दिया जाए। स्टेटमेंट नंबर 3 एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है। तो पहले आप एंगुलर मोमेंटम, इट मींस मोमेंटम के बारे में पहले जान लीजिए, तो थर्ड स्टेटमेंट सुनने पर समझ में आएगा। तो मोमेंटम जैसा कि आप जानते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। ये मोमेंटम दो प्रकार का होता है। दो पथ पर कैलकुलेशन किया जाता है, एक लीनियर पथ पर, एक सर्कुलर पथ पर।
यानी जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर पथ पर मोशन में होता है, जैसे n मास का कोई ऑब्जेक्ट है और लीनियर पथ पर v वेलोसिटी से ये लगातार मोशन में है, तो यहाँ पर अगर मोमेंटम निकालना होगा तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम होगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पथ पर मोशन में होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पथ पर मोशन में है तो यहाँ आपको अगर एक मोमेंटम निकालना है तो वो एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ केवल मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम नहीं होगा, यहाँ पर मास वेलोसिटी के साथ रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हम क्या बताना चाहते हैं कि मोमेंटम दो प्रकार का होता है, एक लीनियर मोमेंटम और एक एंगुलर मोमेंटम। लीनियर, जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर पथ पर मोशन में होता है तो वहाँ लीनियर मोमेंटम का कैलकुलेशन होता है, और जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पथ पर मोशन में होता है तो वहाँ एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन होता है। लीनियर मोमेंटम केवल मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, जबकि एंगुलर मोमेंटम में मास वेलोसिटी के साथ साथ रेडियस यानी mvr इक्वल होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ये केवल लीनियर मोमेंटम। तो हमारे टॉपिक का रिलेशन लीनियर मोमेंटम से नहीं है, हमारे टॉपिक का रिलेशन किससे है? एंगुलर मोमेंटम से। यानी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पथ पर मोशन में है तो यहाँ पर हम mvr निकालेंगे, यानी कि एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में mvr होगा। तो यहाँ क्या कहता है स्टेटमेंट नंबर 3? अब आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं। Only those orbits are permitted whose angular momentum is equal to nh by 2 pi। यानी कहने का मतलब ये है कि वे ही ऑर्बिट स्टेबल माने जाते हैं जिसके इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, वे ही ऑर्बिट स्टेबल माने गए हैं जिसके इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, इट मींस mvr nh by 2 pi के इक्वल होता है। nh by 2 pi के क्या होता है? इक्वल होता है। यानी only those orbits are permitted which angular momentum of electron is equal to nh by 2 pi। तो यहाँ what is n? तो आप बता सकते हैं mass of electron, what is v? velocity of electron, what is r? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस ऑर्बिट में है जिसका रेडियस r1 है तो रेडियस r1 से मल्टीप्लाई होगा। इस ऑर्बिट में है तो r2, इस ऑर्बिट में है तो r3, तो ये ऑर्बिट के अनुसार रेडियस बन गई। तो ध्यान दिया जाए, only those orbits are permitted which angular momentum of electron is equal to nh by 2 pi, where n equal mass of electron, v equal velocity of electron, r equal रेडियस ऑफ ऑर्बिट और mvr इक्वल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद व्हाट इज n? तो नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है तो n का मान 1, यहाँ है तो n का मान 2, यहाँ है तो n इक्वल 3, यहाँ है तो n इक्वल 4, यहाँ है तो। इसके बाद h आप अच्छी तरह जानते हैं, h प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू क्या होता है? 6.626 -34, और ये आप y इक्वल जानते हैं 3.14, ये मैथ का कांस्टेंट 3.14। ठीक है, यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट एक बार फिर से, वे ही ऑर्बिट स्टेबल माने गए हैं या परमिटेड किए गए हैं जिसके इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, इट मींस mvr nh by 2 pi के इक्वल होता है। ये था आपका थर्ड स्टेटमेंट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट का। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि when electron jump from one energy level to another energy level, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है, तो एक एनर्जी लेवल से अगर दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है, जैसे कि हमने मान लिया कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और ये
इस एनर्जी लेवल में आ रहा है। यहाँ की एनर्जी हमने मान लिया 50 किलो जूल और यहाँ पर अगर रहना है तो 30 किलो जूल। तो हम क्या बताएं अभी स्टेटमेंट नंबर 1 में कि प्रत्येक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, प्रत्येक ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। तो सोचिए कि कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आए या लोअर से हायर में आए, तो दो संभावनाएं होंगी, दो पॉसिबिलिटी होगी। पहला, अगर हायर से लोअर में आएगा तो वहां एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट के रूप में। लेकिन जब कभी ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा तो तब तक से नहीं जाएगा जब तक से एनर्जी किसी सोर्स से लेगा नहीं। तो हम अगर एटम को गर्म करेंगे, इलेक्ट्रिक स्पार्क, इलेक्ट्रिक करंट देंगे, तब जाकर वो उससे एनर्जी गेन करेगा, तो इस लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है स्टेटमेंट नंबर 4 का कि when electron jump from one energy level to lower one energy level to another energy level, the energy released or absorbed। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो या तो एनर्जी रिलीज होती है या तो एब्जॉर्ब। तो इसके अंतर्गत दो केस है। पहला केस, पहला पॉसिबिलिटी कि when electron returns from higher energy level to lower energy level, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आता है तो the energy is released in the form of light, the energy is released in the form of light and it is equal to E2 minus E1। तो ये E2 minus E1 के इक्वल होता है। अगर आप सभी स्टूडेंट्स हम ये पूछते हैं कि कितना एनर्जी रिलीज करेगा तो तुरंत आप बता सकते हैं 50 minus 30 मतलब 20 किलो जूल। तो रिलीज एनर्जी का वैल्यू कितना है? इसके जस्ट अपोजिट, when electron goes to lower energy level to higher energy level, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 10 किलो जूल वाले में है और 30 किलो जूल वाले में जा रहा है तो यहाँ जो एनर्जी होगा वो अब रिलीज एनर्जी नहीं कहलाएगा, अब एब्जॉर्ब एनर्जी कहलाएगा। लेकिन अभी भी हम पूछे आप सभी स्टूडेंट से कि अब हमको ये बताइए कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो आप बताएंगे 20। तो ये 20 आपने कहाँ से लाया? अभी भी तो आप वही काम कर रहे हैं, हायर एनर्जी लेवल में से लोअर एनर्जी लेवल घटा रहे हैं। तो रिलीज एनर्जी हो या फिर एब्जॉर्ब एनर्जी हो, दोनों एनर्जी का कैलकुलेशन हायर में से लोअर को घटाकर ही किया जाता है। ये बात अलग है कि यहाँ का एनर्जी रिलीज एनर्जी कहलाएगा और यहाँ का एनर्जी एब्जॉर्ब। ये था आपका स्टेटमेंट नंबर 4। स्टेटमेंट नंबर 5 है बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बोर्स एटॉमिक मॉडल एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि ये मान लिया गया है बोर्स एटॉमिक मॉडल में, ये प्रूफ हो चुका है बोर्स एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हुए लगातार ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है बल्कि रुक रुक कर करता है। और दूसरा चीज, इलेक्ट्रॉन अब प्लेनेट की तरह नहीं घूमता है, फिक्स सर्कुलर पथ में रहकर घूमता है। तो अब उसको न्यूक्लियस से टकराने का उम्मीद नहीं है कि न्यूक्लियस से टकरा जाएगा और एटम का स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में ऐसा हो रहा था कि सर्टेन ही प्लेस नहीं था कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, लेकिन अब फिक्स है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, तो फिक्स सर्कुलर पाथ में रहेगा, सर्कुलर पाथ में रहकर न्यूक्लियस के चारों ओर मोशन में रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। लास्ट स्टेटमेंट है बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर का एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। तो ये कैसे, तो हम आप लोगों को पिछले क्लास में समझाए थे, आज फिर दोबारा समझा दे रहे हैं कि जब कभी ऐसा होता है, ऐसे आप सभी स्टूडेंट स्पेक्ट्रम का मतलब क्या समझते हैं कि जब किसी सनलाइट को प्रिंस होकर गुजारते हैं तो ये 7 रे का मतलब 7 कलर का एक बैंड, एक पट्टी प्राप्त होता है यहाँ, जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पर हम किसी सनलाइट को नहीं प्रिंस से गुजार रहे हैं, यहाँ हम कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है तो अपने एनर्जी का एमिशन जब लाइट के रूप में करेगा, उसी लाइट को हम प्रिंस होकर गुजारेंगे तो एक स्पेक्ट्रम डेवलप होगा और इसी स्पेक्ट्रम का नाम एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है। अगर ये एटम हाइड्रोजन का है और इसका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में गया है और हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आ रहा है
तो अपनी एनर्जी का एमिशन जब करेगा लाइट के रूप में और इस लाइट को हम प्रिज्म होकर गुजारेंगे तो ये स्पेक्ट्रम डेवलप करेगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और बोर का एटॉमिक मॉडल पूरी तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल। ये था आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल का 6 स्टेटमेंट।